हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नीट नेविगेटर कोर्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है वो टॉपिक आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। नीट के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कम एफर्ट में 4 नंबर लाने का मौका है। चैप्टर आसान है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और डेफिनेटली इससे एक सवाल आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है ना। तो डेफिनेटली कम मेहनत में +4 करने का आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आराम से मज़े से इस चैप्टर को समझने की ट्राई करें। बच्चों, इस चैप्टर में मेनली 3 पार्ट्स हुआ करते थे। इस चैप्टर के 3 सेक्शंस हुआ करते थे। पहले सेक्शन में इस चैप्टर में मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक मैग्नेट जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, वो मैग्नेट दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करता है, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो सारा कहानी आपका पार्ट 1 में आता था। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हुआ करता था अबाउट टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वगैरह क्या है, वो सारा कहानी सेकेंड पार्ट में आता था। और थर्ड पार्ट जो है वो होता है अबाउट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे 3 पार्ट्स में चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करता था। उसमें से अब एनसीईआरटी में से, आपके नीट के सिलेबस में से, जो सेकेंड पार्ट है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, दैट हैज बीन डिलीटेड, वो पोर्शन डिलीट हो गया है। तो अब हमें इस चैप्टर में केवल 2 ही पार्ट्स फिनिश करने हैं। एक तो अपना पार्ट रहेगा अबाउट बार मैग्नेट और उसकी सारी कहानी, सारी डिटेल, और दूसरा पार्ट रहेगा अबाउट मैग्नेटाइजेशन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, हिस्टेरेसिस, वो सारा मैटर। राइट? तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा, आसान टॉपिक है, तो इंश्योर करें कि चैप्टर आपके स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स की लिस्ट में ऐड हो और आप एग्जाम में हर हाल में इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सवाल अटेम्प्ट कर पाए। राइट? तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसके अंदर सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस पे आते हैं। बच्चों, बचपन से ही मैग्नेट्स वगैरह के साथ सब लोग खेले होंगे ना, अनडाउटेडली सबने मैग्नेट्स के साथ बेसिक जो प्ले है वो डेफिनेटली किया होगा कि ये मैं एक पोल को दूसरे पोल की तरफ ला रहा हूं तो रिपल्शन भी हो रहा है ना। कई बार एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ला रहे हैं तो अट्रैक्शन भी हो रहा है, 2 मैग्नेट्स को अगर आसपास ला रहे हैं तो। फिर एक मैग्नेट को आयरन नेल्स के आसपास लेके जा रहे हैं या आयरन नेल्स को उसके आसपास लेके आ रहे हैं तो वो अट्रैक्शन वगैरह, ये सब डेफिनेटली हमने ऑब्जर्व किया है। हमें इसके टेक्निकल फ्रंट को देखना है। राइट? तो जैसे मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाऊं तो डेफिनेटली आप सब ने मैग्नेट्स तो नोटिस किए हुए ही हैं। उसको फॉर्मली अगर आप एक डायग्राम में नोटिस करो, राइट, तो ये ठीक है। तो इस तरह के ये मैग्नेट्स की, अगर ये एक मैग्नेट अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके अंदर वही नॉर्थ साउथ पोल होता है। मैग्नेट इस शेप का भी हो सकता है, ऐसा अरेंजमेंट भी है। फिर ये हॉर्स शू मैग्नेट भी पॉसिबल है, ऐसा सिलेंडर, एक डिस्क टाइप का मैग्नेट भी पॉसिबल है। ऐसे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के मैग्नेट्स पॉसिबल तो है। खैर, अपना पाला, अपना डिस्कशन जो है वो मोस्टली बार मैग्नेट्स का ही होगा, इस तरह की मैग्नेट्स का ही होगा। बट हाँ, मैग्नेट्स का शेप जो है वो तो यार ऑब्वियसली कोई भी शेप में आप उस मटेरियल को ढाल सकते हो, किसी भी शेप में उस मटेरियल को आप यूज कर सकते हो। राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अबाउट कि मैग्नेट है क्या। राइट? इसके बेसिक्स क्या है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। तो टेक्निकल डेफिनेशन इट सेज अ पीस ऑफ मैटर। बच्चों, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, उम्मीद करता हूं कि आप मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर देख चुके होंगे। जिस तरह से उस चैप्टर को आपने पढ़ा था कि आपने नोट्स वगैरह प्रॉपरली अपने मेंटेन किए, उसका पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो नोट्स वगैरह प्रॉपरली आप मेंटेन करें। जहां पे मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं वहां लेक्चर को पॉज करके आप क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करेंगे, तो प्रोटोकॉल अपना वही रहेगा। कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो मैंने डायरेक्टली यहां पर मेंशन की हुई है, तो उनको भी आप डेफिनेटली अपने नोट्स में इलैबोरेटेड वे में प्रॉपरली मेंटेन करते जाओ। ठीक है? राइट? सो मैग्नेट को अगर अपन फॉर्मली डिफाइन करें तो बच्चों, मैग्नेट का फॉर्मल डेफिनेशन है, इट इज अ पीस ऑफ मैटर विच व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब एक पीस ऑफ मैटर है जिसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, इट रेस्ट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो अपने आप रोटेट करके एक सर्टेन डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है, जिसको अपन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, एंड विच पोजेसेस अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट
जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का, जिसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, ऐसी मैग्नेटिक डायपोल, नॉर्थ साउथ पोल, दो पोल्स बन रहे हैं ना, तो जो नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक डायपोल है, उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो कह रहा है कि भाई एक पीस ऑफ मैटर जो फ्रीली सस्पेंड करने पे एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, जिसका एक मैग्नेटिक मोमेंट भी हो, और जो फेरस बॉडीज को, आयरन बॉडीज को अट्रैक्ट भी करे, ऐसे पीस ऑफ मैटर को हम मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेट के बारे में क्या समझ में आई कि अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ते थे, दैट मैग्नेटिक नीडल है ना, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे अफेक्ट होता है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, उसको देखकर आप समझ जाते हैं कि भाई वहां पे नॉर्थ डायरेक्शन है, उस तरफ मूव किया जा सकता है। उसी बारे में बात कर रहा हूं कि फ्री सस्पेंड करने पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, फिर उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, वो अपन अपने चैप्टर में आगे डिस्क्राइब करेंगे, और वो फेरस बॉडीज को, आयरन बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। ऐसा पीस ऑफ मैटर, इस तरह के स्ट्रक्चर में ढाला हुआ आपका पीस ऑफ मैटर एक मैग्नेट कहलाता है। सो बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, आप बचपन से इस चीज को समझते आए हैं, फील करते आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो गाइस यहां सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। सिंस ये इनिशियल पार्ट जो है इट्स थियोरी है ना, काफी सारा थियोरी है, तो वो पॉइंट्स बस मैंने यहां पे ऑलरेडी कॉपी कर रखे हैं, उनको आप समझें, उनको नोट डाउन करें, अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाएं, और उसके बाद जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा वो फिर मैं एक एक पॉइंट आपको आराम से लिखवाता जाऊंगा, जो मैथमेटिकल पार्ट होगा, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट में अपन देखें तो अगेन कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसे हैं बच्चों जो बहुत ऑब्वियस हैं, जो अपन जानते हैं, समझते हैं, अपन ने फील किया हुआ है, अपने देखा हुआ है। तो पहला पॉइंट है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इट। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। सो मैग्नेट हैज टू पोल्स similar to the positive and negative charge of an electric dipole। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल के पास प्लस एंड माइनस चार्ज होता था, वैसे एक मैग्नेटिक डायपोल के पास भी दो पोल्स होंगे। तो एक मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स बनाए जा सकते हैं। मान लो ये मैंने एक मैग्नेट लिया है ना, अब ये एक्चुअली क्यूबॉइड के शेप का है, ऐसे इमेजिन करो क्यूबॉइड के शेप का है, और इसमें एक नॉर्थ एंड साउथ पोल है। इसको अपन बार मैग्नेट नाम से जानेंगे, आगे इसको बार मैग्नेट बोलने वाले हैं अपन। तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है, दिस इज अ बार मैग्नेट। और ये बिल्कुल जैसे चार्ज में दो डायपोल्स, दो पोल्स होते हैं, वैसे एक मैग्नेटिक डायपोल है ये, और इसके दो पोल्स हैं, राइट, नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो दैट डिजिग्नेटेड एज नॉर्थ एंड द अदर एज द साउथ पोल। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन गाइस सेकेंड प्रॉपर्टी इसका ये है, जो मैं अभी बोल रहा था, कि जब एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, उसको रोटेट करने के लिए आप आजाद छोड़ देते हो, तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होकर रुक जाता है। ठीक है, जैसे आप उसको सस्पेंड करोगे रैंडमली, पहले तो थोड़ा रोटेट करेगा, और रोटेट करके एक सर्टेन डायरेक्शन के अलोंग अलाइन होकर स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज हमारे आसपास, आपकी जानकारी में अगर हो तो हमारे आसपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो बनी हुई है। बच्चों अगर मेरे आसपास अभी कोई मैग्नेट नहीं भी है ना, तो भी हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जो अर्थ ने बनाई हुई है। तो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमारे आसपास ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग है, क्रिएटेड बाय अर्थ। अब जैसे आप उस मैग्नेट को यहां पे हैंग कर रहे हो, उस मैग्नेट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बिहेव कर रही है, और वो मैग्नेट रोटेट करके अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। उसकी डिटेल्स अपन अभी सीखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने देखा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, और वो खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेता है। ध्यान आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाया करता है। उसी तरह से जब एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी एक टॉर्क लगने वाला होगा, और वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की टेंडेंसी रखती है। वो मैं अभी चैप्टर में आगे बढ़ूंगा तब बताऊंगा। बट ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में पाया गया कि यार जब एक मैग्नेट को फ्रीली लटका रहे थे, हैंग कर रहे थे, तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती है मैग्नेट। द पोल ऑफ द मैग्नेट
जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। हमारा पर्पस यही तो होता है, मैग्नेटिक कंपास को यूज करने का यही पर्पस होता है ना कि वो दिशा दिखाएगा आपको। तो आपने एक पीस ऑफ मैग्नेट हो यहां पे हैंग किया, अब वो अलाइन हो गया, तो उस मैग्नेट का जो पोल, जो हिस्सा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंटिंग है, दैट इज मार्क्ड एज द नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज मार्क्ड एज द साउथ पोल। ठीक है, पढ़ेंगे। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, its length becomes approximately parallel to the north-south direction. The pole at the end pointing the geographic north, जो पोल geographic north की तरफ पॉइंट कर रहा है, that is marked as the north pole, और जो geographic south की तरफ पॉइंटिंग होगा, that will be marked as the south pole. तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में से एक और पॉइंट आ गया कि जो नॉर्थ की तरफ पॉइंटिंग है उसको एन मार्क किया हुआ है, और जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंटिंग है उसको एस मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट नोट करेंगे। देन गाइज नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये भी आप अगेन आप समझते हो कि यार बच्चों, अगर मैं इस मैग्नेट को, ये मैंने मैग्नेट कंसिडर किया, इस मैग्नेट को अगर मैं पीसेस में तोड़ दूं, ये अपने मैग्नेट कंसिडर किया नॉर्थ साउथ पोल, और इस मैग्नेट को अगर मैं यहां से कट कर लेता हूं, यहां से इसको मैंने कट किया, फिर इसको यहां से भी टुकड़े कर दिए सर, अब इसका अगर एक पीस देखोगे ना, ये जो इसका एक पीस है, इस एक पीस को अगर आप अलग करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने नॉर्थ पोल अलग कर लिया। यू कैन नॉट आइसोलेट दैट पोल, आप उसको कट करके अलग नहीं कर सकते। क्या होगा, जैसे आप इसको यहां से कट करके अलग किए हो, ये नॉर्थ पोल तो था ही, है ना, ये कट करने के बाद यहां जो सेक्शन है दैट बिकम्स द साउथ पोल। फिर जो बीच वाला पोर्शन यहां पे दिख रहा है, इस बीच वाले पोर्शन को देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन होगा, इसमें भी अगेन वी हैव अ नॉर्थ एंड यहां पर वी हैव अ साउथ। फिर एक और पीस जो यहां पे दिख रहा है, एक और मैग्नेट का टुकड़ा आपको दिख रहा है, तो यहां पे नॉर्थ, वी हैव साउथ। और ये जो लास्ट वाला पीस यहां पर है, इधर भी आप देखो तो राइट मोस्ट यहां पे साउथ था और यहां पे नॉर्थ। तो जैसे ही आप उसको ब्रेक करोगे, वो चार अलग अलग, चार इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो आप मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब आप किसी पोल को ऐसे कट करके आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं बना सकते। एक मैग्नेट मटेरियल में नॉर्थ एंड साउथ पोल, एक डायपोल तो एग्जिस्ट करेगा ही, प्रॉपर्टीज है उसकी, प्रॉपर्टी का पार्ट है। देन अगेन अ कॉमन पॉइंट गाइज, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल। अगर आप नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल ला रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज को अपनी रियल लाइफ में डेफिनेटली, कि अगर ये नॉर्थ के सामने नॉर्थ है तो दे विल रिपेल ऑफ कोर्स। तो लाइक पोल्स विल रिपेल एंड अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट, नथिंग न्यू, पता ही है अपने को। तो एस विथ एस रिपल्शन, एन विथ एन रिपल्शन, एन विथ एस अट्रैक्शन होगा, वो एक ऑब्वियस पॉइंट आ गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज का हिस्सा है। और ये एक चीज कि अगर एक मैग्नेटिक मटीरियल, एक मैग्नेट आपने लिया, अब उसको ना अगर आप लगातार हैमर कर रहे हो, आप लगातार उसको हैमर कर रहे हो, या फिर उसको आप हीट कर रहे हो, बार बार हीट कूल डाउन ऐसे हीट कर रहे हो, या फिर आप उसके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट एसी पास कर रहे हो, कि एक मैग्नेट पे आपने वायर लपेटा और उसमें लगातार आप ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा रहे हो, तो ऐसे केस में मैग्नेट अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करने लगता है। द मटीरियल गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करने लगता है, वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू कर देता है। कब? When it is heated, hammered or alternating current is passed through a wire wound over it. तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पे है कि उसको हीट या हैमर करने से, ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराने से वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे छोड़ने लगता है। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली गाइज मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज जो है एक मैग्नेट के, वो आपके सामने सेटअप किए, इंट्रोड्यूस किए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, फॉर्मूला वाली बातों पे आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आते हैं। तो गाइस देखिए, जब एक मैग्नेट के कॉन्टेक्स्ट में बात चलती है, तो मैग्नेट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ये नाम मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसको वहां पे या तो अपन एम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या फिर उसको अपन म्यू वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद आ गया होगा। ये अपन एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट हुआ करता था NIA। आई होप यू रिमेंबर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप वाज NIA। मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता था। एक फेस में से फील्ड लाइंस निकल रही होती थी, दूसरे फेस में से फील्ड लाइन एंटर कर रही होती थी, है ना। तो वो सेम बिहेवियर, ये सेम पॉइंट ऑफ कोर्स यहां पे भी अपन को मिलेगा। तो एक बार मैग्नेट, इस चैप्टर में बच्चों, इस चैप्टर में हम कोई
करंट कैरिंग वायर्स और सोलेनॉइड और टोरॉइड वो सब नहीं पढ़ रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर कितना बनाता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, वो सब देखा था। करंट कैरिंग लूप कितना बनाता है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, वो नोटिस किया था। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड के रिजल्ट्स, ये सब देखें। इस चैप्टर में वो सब नहीं है। तो यहां हम करंट कैरिंग वायर्स के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो नहीं देख रहे हैं। यहां हम नेचुरली एग्जिस्टिंग बार मैग्नेट्स जो है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो कितना फील्ड बनाते हैं वो नोटिस कर रहे हैं। तो सिंस अ बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। सिंस दिस बार मैग्नेट हैज 2 पोल्स, तो ऑफ कोर्स इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे डायपोल मोमेंट डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डायपोल में, प्लस और माइनस चार्ज था, है ना। एक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया था, क्या था? द डायपोल मोमेंट P, इट वाज Q टाइम्स D। Q was the charge जो इन्वॉल्व है, एंड D is the distance between the charges। तो डायपोल मोमेंट P वेक्टर, इट वाज चार्ज इनटू डिस्टेंस, Q इनटू D। उसी प्रकार, उसी तरह से यहां मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं एक डायपोल का, मैग्नेटिक डायपोल का। तो बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, the product of pole strength and the gap between the poles, the gap between the poles। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है वो मैं समझा रहा हूं अभी, बट बेसिक पॉइंट क्या है कि अगर एक मैग्नेट का, एक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट अगर अपन डिस्क्राइब करें, तो दैट मैग्नेटिक मोमेंट m या म्यू, इट इज रिटन एज द पोल स्ट्रेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय द गैप बिटवीन द पोल्स। बच्चों देखिएगा, गैप बिटवीन द पोल्स मतलब लेंथ ऑफ द मैग्नेट नहीं होता है हर बार, है ना। जब मैंने बोला गैप बिटवीन द पोल्स, तो अगर मेरा मैग्नेट इस शेप में है, तो अगर इस शेप में मैग्नेट है, यहां पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो गैप बिटवीन द पोल्स मतलब मैं बात कर रहा हूं इस डिस्टेंस की। ये इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ना कि मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं। तो व्हेनेवर वी हैव गैप बिटवीन द पोल्स, तो इट इज द स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में सीधा लाइन, वो गैप कितना है वो अपन को गैप में रखना होता है। और पोल स्ट्रेंथ क्या है वो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द गैप बिटवीन द पोल्स। नाउ गाइस देखो, पोल स्ट्रेंथ क्या है कि जो उस मैग्नेट के पोल्स हैं वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बनाने में सक्षम है। ऑल्दो इसका फॉर्मूला, इसकी डिटेलिंग हमारे करिकुलम में नहीं है, पर हमको एक जानकारी रखनी है कि जो पोल स्ट्रेंथ है, दैट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ दैट पोल, जो उस मैग्नेट के एंड्स हैं, जो पोल्स हैं, वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बना पाएंगे, वो उसकी पोल स्ट्रेंथ से जज होता है। तो अब ये डिपेंड किस पे करना चाहिए? सोचो, इसमें डिपेंड किस पे करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मैग्नेट। वो मैग्नेट बच्चों, वो मैग्नेट जितना थिक होगा ना, पोल्स पर जितना थिक होगा, वहां पे उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे। सो पोल स्ट्रेंथ जो है, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस, द क्रॉस सेक्शनल एरिया depends on the cross-sectional area of the magnet। तो मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट है। और गैप बिटवीन द पोल्स, मैंने क्या बोला? गैप बिटवीन द पोल्स मतलब द स्ट्रेट डिस्टेंस, the straight line distance between the north and south pole। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, वो गैप बिटवीन द पोल्स हो गया। और वो थिक कितना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उससे पोल स्ट्रेंथ डिफाइन होता है, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी गेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। नाउ गाइज, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिस्क्राइब्ड है। मैं अभी आपको पूरा डिटेलिंग समझा रहा हूं इसके अंदर एक एक करके।
तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिस्क्राइब्ड है। तो ये आप रिकॉल करो, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी तो यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिफाइन होता है। उसका फॉर्मूला तो था Q इंटू डी, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में वेक्टर P, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। ध्यान आ रहा है? आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर P जो है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ डायरेक्टेड होता था। उसी तरह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, and this is directed from the south towards the north pole। भूलना नहीं है, this magnetic moment m vector is directed from south to north pole। it is a vector quantity। फॉर्मूला इसका ये है और डायरेक्शन इसका साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट को थोड़ा सा अपन और एलैबोरेट करें, थोड़ा इसको और अपन डिटेलिंग में समझें तो इस प्रकार चलता है। ये आप देखिएगा, इसको इस तरह से हैंडल करना है। दैट मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए अगर मैंने इस तरह का एक मैग्नेट कंसिडर किया, ठीक है, इस मैग्नेट में यहां पर वी हैव द नॉर्थ पोल एंड यहां पर वी हैव द साउथ पोल, राइट। और इस मैग्नेट को मैं यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टली इस लाइन के अलोंग इसको कट कर रहा हूं दो आइडेंटिकल पीसेस में। अगर इसको मैंने ऐसे दो आइडेंटिकल पीसेस में कट किया, ये जो ओरिजिनल मैग्नेट था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m था। अब इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग दो आइडेंटिकल पीसेस में कट किया है, और ये दो आइडेंटिकल पीसेस में कट करने के बाद वो जो एक पीस है, वो मान लीजिए एक पीस आपका ये है, एक टुकड़ा ये है। अब इसका अगर अपन मैग्नेटिक मोमेंट देखें कि भाई कितना आएगा, तो आप देखो सबसे पहले तो इस डेफिनेशन के अनुसार क्या चेंज हुआ। इस डेफिनेशन के अनुसार द गैप बिटवीन द पोल्स, बच्चों गैप बिटवीन द पोल्स तो चेंज हुआ नहीं है ना, ये लेंथ ऑफ द मैग्नेट तो चेंज हुआ ही नहीं, ये गैप तो चेंज हुआ ही नहीं। तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच का गैप, ये वाला फैक्टर तो एज इट इज है। बट जैसे ही मैंने मैग्नेट को बीच में से कट किया, उसका क्रॉस सेक्शन, उसकी थिकनेस आधी हो गई। और मैंने आपको बोला था दिस पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे ही आपने इसको कट किया, द पोल स्ट्रेंथ रिड्यूस टू हाफ, है ना, पोल स्ट्रेंथ आपका आधा हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, गैप उतना का उतना ही है, दैट मींस द मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो हाफ्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बच्चों m/2 ही हो जाएगा, है ना। तो हमारा मेन यहां पे ओवरऑल वर्किंग पॉइंट क्या बन के आ गया, दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक गैप बिटवीन द पोल्स। ठीक है, भले ही आपको ये पोल स्ट्रेंथ मान लो वर्ड नहीं भी कैरी करना है तो क्या होगा, द मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एक तो उस पर डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, और दूसरा उससे गैप कितना है, गैप कितना, एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच का गैप वो कितना है, उस पर डिपेंडेंसी है। तो यहां पे जैसे गैप सेम था बट एरिया आधा कर दिया तो मोमेंट भी आधा हो गया, है ना। और देखो मान लो ऐसा होता कि मैंने यहां पर ये एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, ये बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। और इस बार मैंने इस मैग्नेट को एक तो ऐसे कट किया, फिर एक बार ऐसे भी कट किया। एक बार तो पहले इस तरह से दो टुकड़े किए और फिर इसको ऐसे भी कट किया तो चार टुकड़े हो गए, और उसमें से ये एक पीस जो है ना उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बच्चों इस पीस को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा, ये एक टुकड़ा मैंने अलग निकाल लिया, तो इस टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा सोचो, है ना। ये जो पीस यहां पर मैंने लिया है, इस पीस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, तो इस बार ऐसा हॉरिजॉन्टली कट करने से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आधा हुआ, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे आधा है, और जो गैप बिटवीन द पोल्स है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट जो है वो भी आधी हो गई। तो आपका एरिया भी आधा हुआ है, आपका गैप भी आधा हुआ है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 1/4 हो जाना चाहिए, सही है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका आएगा दैट विल बी m/4। बस ये अंडरस्टैंडिंग अपने मन में रखिए दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल विद टू फैक्टर्स, एक तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेट का थिकनेस, और एक गैप बिटवीन द पोल्स। अब प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से कौन कितना चेंज हुआ है, कौन डबल हो रहा है, कौन आधा हो रहा है, कौन 1/3 हो रहा है, उसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जा सकता है। समझ पाए? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का इंट्रोडक्शन अभी आपने देखा, मैग्नेटिक मोमेंट की एक बेसिक पॉइंट आपने ऑब्जर्व की। अब जैसे इसके अंदर मान लो कहां गया, हाँ,
मान लो आपके पास एक अरेंजमेंट है जिसमें आप दो या दो से ज्यादा मैग्नेट्स से डील कर रहे हैं, है ना, मतलब वी हैव अ सिस्टम ऑफ मैग्नेट्स। तो ये तो मैंने अभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट डिस्क्राइब किया। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ मैग्नेट्स है, दो या दो से ज्यादा मैग्नेट्स अगर मेरे पास है, और वो मैग्नेट्स इस तरह से अलाइंड है, जैसे मान लीजिए ये आपने एक मैग्नेट कंसिडर किया साउथ एंड नॉर्थ पोल, और एक ये मैग्नेट कंसिडर किया ये साउथ एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, इस तरह के दो मैग्नेट्स लिए, और हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है, पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में हमें एंगल थीटा दे रखा है। तो ये सेम काम आप इलेक्ट्रिक डायपोल में भी कर चुके हैं, तो इट बिकम्स इजियर, रिलेट करना आसान है। तो ये दो मैग्नेट्स लिए और मुझे बोला जा रहा है कि भाई इस पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, टोटल m कितना होगा वो निकालना है। तो सिंपल है कि आप देखो यार, ये साउथ से नॉर्थ आपका पहला मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो साउथ से नॉर्थ इस तरह से पॉइंटिंग है। तो लेट्स से ये मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, ठीक है, ये वाला। फिर सेकंड मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ इस तरफ पॉइंटिंग है, ये मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, और m1 m2 के बीच में एंगल जो बना हुआ है वो थीटा बना हुआ है। पहला मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे है, और दोनों के बीच में एंगल जो आ रहा है वो थीटा आ रहा है। अब यार दो वेक्टर्स है ना, m1 m2 दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा, दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय द वेक्टर समेशन। तो ऐसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, सही है। तो दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट इट्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा अंडर रूट, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा अंडर रूट। दिस इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखो तो ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आपको अच्छे से याद होगा, कोई भी दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इज a प्लस बी। कब आता है, जब वो 0 डिग्री पे होते हैं, दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लगाए हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। और मिनिमम कब आता है, जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आप एक ब्लॉक को दो ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रहे हो तो मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो गाइज इट इज m1 प्लस m2। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होगा जब आपके दोनों मैग्नेट्स इस तरह से पड़े हुए हैं। देखना, ये आपने मैग्नेट कंसिडर किया साउथ एंड नॉर्थ, इसके ऊपर एक और मैग्नेट कंसिडर किया साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, अब इस फोटो में आप देखें तो आपका फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m1 वेक्टर राइट में है साउथ से नॉर्थ, और सेकंड वाले का मैग्नेटिक मोमेंट देखो तो वो भी आपका m2 वेक्टर, वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, दैट इज m1 प्लस m2। बच्चों, इस तरह से मैग्नेट्स को रखने को कहा जाता है द सम पोजिशन। ठीक है, इन मैग्नेट्स को सम पोजिशन में रखा है ताकि मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम आए। अब ऑन द कॉन्ट्ररी यू कैन सी दैट मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ सकता है। कोई भी दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट क्या कब आता है, जब दोनों फोर्सेस, जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट दिशा में होते हैं। तो मिनिमम रिजल्टेंट जो आएगा बेसिक वेक्टर्स के हिसाब से दोस्तों, इट्स m1 माइनस m2 मॉड। मॉड क्यों भाई, डिपेंडिंग ऑन विच एवर इज ग्रेटर। m1 माइनस m2 भी हो सकता है, m2 माइनस m1 भी हो सकता है, करेक्ट। अब ये सिचुएशन कब आती है, सिचुएशन तब आती है व्हेन द मैग्नेट्स आर प्लेस्ड इन दिस फॉर्मेट। आप ये मैग्नेट ऐसे रखा, एक दूसरा मैग्नेट इसके ऊपर रखा, बड़ा पोलैरिटी पलट दिया, ये साउथ नॉर्थ ऐसे हो गया। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका m1 साउथ नॉर्थ, मान लो m1 अगर उस तरफ पॉइंटिंग है और m2 ऑपोजिट दिशा में आ रहा है, तो अब सिंस द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो मिनिमम आएगा, एंड दैट इज m1 माइनस m2। ठीक है, इसको कहा जाता है मैग्नेट्स की डिफरेंस पोजीशन, कि मैग्नेट्स जो है वो डिफरेंस पोजीशन में रखे हुए। तो ये सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालना होता है रिजल्टेंट। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो m1 प्लस m2, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो m1 माइनस m2, सम पोजीशन डिफरेंस पोजीशन। ठीक है, अब दो से ज्यादा मैग्नेट्स भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं साहब, ये
3 वेक्टर्स को मैनेज कर लेंगे, 4 वेक्टर्स को मैनेज कर लेंगे, बट ट्रीट दैट m1 m2 एज नॉर्मल वेक्टर्स। उन्हें नॉर्मल वेक्टर्स की तरह ट्रीट करके आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, समझ पाए? राइट, तो ये एक पॉइंट अपना फिनिश हो गया। अब इसको रिलेट करते हुए, यहां तक की कहानी के, इसको रिलेट करते हुए पहले आप कुछ बेसिक सवाल देखिए। देखो, इट सेज अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर L लॉन्ग हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट M। एक वायर अपन ने कंसिडर किया जिसका लेंथ L था और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो M है। इट इज देन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्किल। उसको अपन एक सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया। देखना, ये अपने वायर कंसिडर किया L लेंथ का, और मैग्नेटिक वायर है तो उसका साउथ एंड नॉर्थ पोल तो होगा ही होगा। इसका लेंथ अपने को L दे रखा है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट M दे रखा है। ठीक है, इसको अब बोला गया कि भाई ये जो मैग्नेटिक मोमेंट था ना, इसको सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया। तो चलो साहब ये कर देते हैं। तो ये सेमी सर्किल के फॉर्म में इस वायर को बेंड कर दिया, यहां पे आपका साउथ और यहां पे आपका नॉर्थ पोल, राइट? सो इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस नीडल, दिस वायर विल बी, अब ये जो सेमी सर्किल वाला बना है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अब वो निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यार, इस वायर और ऐसे वायर में अंतर क्या आया? क्या वायर का थिकनेस चेंज हुआ? नहीं। क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह, उसकी थिकनेस वगैरह वो अल्टर हुई? तो नहीं हुई। और मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू 2 थिंग्स। एक तो मैग्नेट की थिकनेस, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यार ये आपका वायर था, यहां से जितना इसका थिकनेस दिख रहा है, इसको अगर बेंड करके सेमी सर्किल भी बना दूंगा तो थिकनेस तो वही है ना, वायर की मोटाई तो वही है। और दूसरा था गैप बिटवीन द पोल्स। ठीक है, अब यहां पे यार गैप बिटवीन द पोल्स हैज चेंज्ड। ओरिजिनल वायर में गैप बिटवीन द पोल्स L था, और यहां इधर गैप बिटवीन द पोल्स ये चेंज हो गया है। तो अब ये गैप कितना है वो निकालना है अपने को। सेमी सर्किल है तो ये गैप हो जाएगा 2r डायमीटर के बराबर, बट रेडियस है कितना, पहले डायमीटर पता तो करें। तो बच्चों, आपने L लेंथ के वायर से सेमी सर्किल बनाया है। ठीक है, सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हुआ? तो दैट इज पाई आर। आपके फुल सर्किल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्किल का हो गया पाई आर। ये जो इसका पाई आर सरकमफ्रेंस है, वही एक्चुअली वायर की लेंथ है ना? जो इसका टोटल पाई आर सरकमफ्रेंस है, वही वायर की लेंथ, उसी को मोड़ के बनाया है। तो यहां से पहले तो रेडियस निकाला। रेडियस कितना आ गया? तो L बाय पाई आ गया। रेडियस L बाय पाई आ गया। और इस केस में देखिएगा, गैप बिटवीन द पोल्स, गैप बिटवीन द पोल्स जो 2r है, वो 2r, रेडियस कितना है? L बाय पाई, तो कितना आ गया? 2L बाय पाई। ठीक है, जो साउथ और नॉर्थ के बीच में पहले L डिस्टेंस था, अब वो साउथ और नॉर्थ के बीच में 2r का गैप है, डायमीटर के बराबर का गैप है। ठीक है, अब वो r है कितना? तो r मैंने ऐसे निकाला कि यार इस सरकमफ्रेंस जो है वही लेंथ ऑफ द वायर है, वहां से r निकाला। ये गैप कितना हो गया? 2r मतलब 2L बाय पाई। नाउ आप देखो, इस वायर को बेंड करने से एरिया तो चेंज हुआ नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की प्रोपोर्शनैलिटी किसके ऊपर रही? गैप के ऊपर। तो जो गैप पहले L था किसके बीच में? साउथ एंड नॉर्थ पोल के बीच में। ठीक है, जो गैप पहले L था, वो गैप कितना हो गया है? 2L बाय पाई। तो गैप 2 बाय पाई टाइम्स हो गया है। जो L था वो 2 बाय पाई टाइम्स हो गया है। तो गैप इज 2 बाय पाई टाइम्स, मतलब आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा ना, वो भी 2 बाय पाई टाइम्स हो जाएगा। 2m बाय पाई। दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। सीधा प्रोपोर्शनैलिटी पकड़िए। यहां पे एरिया को चेंज नहीं किया था। ये ऐसा मत समझना कि सर्कल बन गया तो एरिया चेंज हो गया। मैं मोटाई की बात कर रहा हूं, वायर की थिकनेस वो थोड़ी चेंज हुई है, और गैप बदल गया। तो गैप कितना टाइम्स हुआ था भाई? 2 बाय पाई। और गैप अगर 2 बाय पाई टाइम्स हुआ है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी 2 बाय पाई टाइम्स हो जाएगा। बन गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Now it says 2 identical bar magnets, each of dipole moment m and length L are perpendicular to each other. दो मैग्नेट्स रखे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर यहां आएगा साउथ से नॉर्थ, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहां आएगा साउथ से नॉर्थ। द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक मैग्नेटिक मोमेंट m यहां पर है, ये सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट एक m ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक यहां एक ऊपर, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। एंड वी नो दैट जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, मैंने समझाया था अभी, इसको रिजल्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है।
तो बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिजल्टेंट क्या होता है? तो इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, सही है ना? वैसे तो रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? तो थीटा 90 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? तो ये पहला एम स्क्वायर, दूसरा भी एम मैग्नीट्यूड ही है, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका 2m स्क्वायर, इट्स रूट 2m। तो ये रूट 2m बिकम्स योर रिजल्टेंट। तो ऐसे केसेस में इट इज जस्ट अ वेक्टर समेशन। आपको केवल नॉर्मल वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है कि आपने दो मैग्नेटिक मोमेंट्स बनाए, दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों की लेंथ बराबर थी और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में थे। तो आपने केवल इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकाला, वेक्टर रिजल्टेंट रूट 2m आ गया। ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखो। Now it says following figures shows the arrangement of bar magnet different configuration. Each magnet has a magnetic dipole moment given, has a magnetic dipole moment m. Which configuration has the highest net magnetic moment? तो guys दो मैग्नेट्स हैं, आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, उनको चार अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखा है, राइट? चार अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखा है, और कौन से ओरिएंटेशन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम आएगा, वो हमें पता करना है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि दो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स, है ना, इस तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं। उनका रिजल्टेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आता है? जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा कितना हो उनके बीच में? 0 डिग्री। और मिनिमम कब आता है रिजल्टेंट? जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा कितना हो उनके बीच में? 180 डिग्री, पाई रेडियंस। तो बच्चों जैसे जैसे अपन दो मैग्नेट्स के बीच का एंगल, जैसे जैसे अपन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से बढ़ाकर 180 करते जाते हैं, द रिजल्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। करेक्ट है, द रिजल्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलता है? जब 0 डिग्री एंगल हो। फिर 30 डिग्री अगर एंगल बनाओगे तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा, 90 डिग्री अगर एंगल बनाओगे तो रिजल्टेंट और कम हो जाएगा, 120 बनाओगे तो रिजल्टेंट और कम हो जाएगा, और 180 डिग्री पे अगर वेक्टर्स डाल दिए तो रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा, राइट? इसी बात को यहां पे यूज करते हैं। तो देखो यहां मैग्नेट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहां पे साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ, यहां पे एंगल 180 डिग्री है। इस केस में देख रहे हैं तो एंगल जो है वो 30 डिग्री है, साउथ नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ 30 डिग्री एंगल। और इसमें अपन देखें तो साउथ नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ में एंगल 60 डिग्री है। 0 डिग्री एंगल फोटो में है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स जो एंगल 0 डिग्री के सबसे करीब है उस केस में रिजल्टेंट मैक्सिमम आने वाला है। बच्चों चारों रिजल्टेंट कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, कैलकुलेशन क्या करना है, ये तो बोल रहा है कि हाईएस्ट किस में होगा। तो जैसे जैसे एंगल 0 से 180 की तरफ बढ़ाते हैं, द रिजल्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमम किस में आएगा? जब 30 डिग्री एंगल है। ये थर्ड ऑप्शन जो अपना आ रहा है, थर्ड वाले में ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, थर्ड है ये, फोर्थ तो ये है, थर्ड है। तो 30 डिग्री में रिजल्टेंट मैक्सिमम है। अच्छा आप देखो इसमें ऑर्डर अपन देखें तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इसमें आ रहा है, फिर नेक्स्ट इसमें और कम हो गया, फिर नेक्स्ट 90 डिग्री में और कम हो गया, और 180 डिग्री में आपका रिजल्टेंट मिनिमम आ गया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड जो ब्रीफिंग है वो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट को किस तरह से मैनेज करना होता है। नेक्स्ट देखो। नाउ गाइस इसके बाद और एग्जांपल्स पे जाने से पहले मैं पहले एक सिंपल सा थियरी आपको आज और बताता हूं। दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन एक बहुत ही आसान सा सेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की बिहेवियर है, लाइंस वगैरह किस तरह से ड्रॉ करनी होती है, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उसको डिस्क्राइब करता हुआ मैटर है। और काफी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपने पढ़ी थी ना, उनसे काफी सारे पॉइंट्स तो मैच कर जाएंगे और कुछ पॉइंट्स मिसमैच होंगे। तो पहले तो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी है, फोटो देखो। ये एनसीईआरटी में से ही मैंने डायग्राम पिक किया है, राइट। तो ये अपना एक बार मैग्नेट अपन कंसिडर कर रहे हैं, और इस बार मैग्नेट में यहां पर वी हैव द नॉर्थ पोल एंड इधर वी हैव द साउथ पोल। ठीक है, तो अगेन क्लास 10th में आपने ये लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, केवल याद दिला रहा हूं आपको कि गाइज आउटसाइड द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ पोल। ध्यान आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से इमर्ज होती है और घूम के साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो नॉर्थ में से इमर्ज हो रही है और साउथ में एंटर कर रही हैं। अगर आपको नहीं नजर आ रहा हो तो इस चीज पे ध्यान देंगे। ये मेरा नॉर्थ पोल है, यहां पे अपना नॉर्थ पोल बना हुआ है,
और इधर ये साउथ पोल है। ठीक है, अभी ठीक है, राइट। तो फील्ड लाइंस जो है वो यहां नॉर्थ से इमर्ज हो रही है और साउथ में जा रही है। सो आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, while inside the magnet they are from south towards north. मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ जाती है, एंड हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस में से ओरिजिनेट होती थी और माइनस में टर्मिनेट हो जाती थी, है ना। बट कभी ऐसा नहीं होता था कि प्लस में से ओरिजिनेट हुई और वापस से प्लस में ही टर्मिनेट हो गई। ये कभी नहीं हुआ कि प्लस में से ओरिजिनेट होकर माइनस में गई और माइनस से घूम के वापस प्लस में आ गई, ये कभी नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, whereas मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हो गया जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। राइट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जो अभी बात हुई कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, और ऐसा पूरा क्लोज लूप बना लिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होती है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अपन बनाते हैं, अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला जो पॉइंट है ना, उसी से मैच करता हुआ है कि मान लीजिए ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी केस का, और आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। आगे मन में कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस जगह अगर आप एक टेंजेंट बना लोगे तो ये उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएगा कि भाई यहां बी वेक्टर ऐसे है। इधर अगर आ गए तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इस टेंजेंट के अलोंग है, यहां पर अगर थे तो मैग्नेटिक फील्ड इस टेंजेंट के अलोंग है। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट it's given by the tangent at that point, regular point। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, it says magnetic field lines can never intersect। और इसका भी लॉजिक आपको ध्यान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता था कि अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अपन कह रहे हैं अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे दो दो टेंजेंट्स बन जाएंगे, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो दो टेंजेंट बन जाएंगे, मतलब एक ही जगह पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही होंगी, विच इज अगेन नॉट फीजिबल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो वाला पॉइंट आ गया। फिर आप एक पॉइंट रिकॉल करो गाइज, जब फील्ड लाइंस करीब आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हैं आप, नहीं पढ़ा है तो एक बार लेक्चर जाके देखिए, फील्ड लाइंस के बारे में लेक्चर रिव्यू करें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखें, जब फील्ड लाइंस क्लोज बनाई जाती है, पास पास बनाई जाती है, दैट मींस हम बताना चाह रहे हैं कि वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जहां फील्ड लाइंस अपने दूर बनाई है, दैट मींस वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है। जैसे इस तरह का फोटो हुआ करता था अपना, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, यहां पे अपना पॉइंट 1 है, इधर पॉइंट 2 है और यहां पॉइंट 3 है। तो जैसे जैसे फील्ड लाइंस क्लोज आती जा रही है, इट विल इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। तो यहां पे फील्ड स्ट्रेंथ 3 पे मैक्सिमम है, 2 पे उससे कम है और 1 पे सबसे कम है। यहां पे सबसे ज्यादा है दूर लाइंस, यहां पे थोड़ा क्लोज आ गया। तो जैसे जैसे फील्ड लाइंस क्राउडेड हो रहे हैं, द फील्ड स्ट्रेंथ गेट्स इंक्रीज्ड। तो ये केवल एक्चुअली ड्रॉ करने का, डायग्राम में शो करने का तरीका है बच्चों। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई लाइन है नहीं, बट एक मैग्नेट के आसपास फील्ड का पैटर्न क्या है, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कहां फील्ड ज्यादा है, कहां फील्ड कम है, फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वो सब दिखाने का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फील्ड लाइंस। ठीक है, एंड आई होप ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ जोड़ पा रहे होंगे। तो सिमिलर कहानी है बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व्स बनाती हैं, वो एक पॉइंट आ गया। अब सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व्स बनाती हैं, तो इससे नया पॉइंट निकल के ये आता है। अब ये एक नई चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इट सेज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स एंड देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या मतलब है देखना बच्चों, ये अगर मैंने कोई क्लोज सरफेस कंसिडर किया, क्लोज सरफेस कंसिडर किया, अपन रिकॉल करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो नाम होता था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से,
और मैं बात कर रहा हूं क्लोज सरफेस की। तो क्लोज सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो था गॉस थ्योरम के हिसाब से, इट वाज E डॉट dA का सरफेस इंटीग्रेशन, एंड दैट वाज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्क्राइब करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ऐसे निकालते थे, राइट। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम लाइंस पर कैलकुलेट किया जाता है, ऑल्दो इसका पूरा डिटेल जो है वो EMI चैप्टर में आपको मिलेगा, बट अभी के लिए बात काफी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जाता है, क्लोज सरफेस में लिखा जाता है B डॉट dA का सरफेस इंटीग्रेशन। जैसे ये E डॉट dA का इंटीग्रेशन है, वैसे ये B डॉट dA का इंटीग्रेशन है, इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और हमारा ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करोगे ना, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा ही जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमेशा जीरो नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चार्ज एनक्लोज्ड अंदर कितना है उस पर डिपेंड करता था, बट ये पॉइंट कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो साहब हमेशा जीरो ही आएगा अगर क्लोज्ड सरफेस है तो। अगर क्लोज सरफेस है तो क्यों? बिकॉज यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो क्लोज लूप बनाने से क्या हुआ, क्लोज लूप बनाने से क्या हुआ कि अगर आपने मान लो इसके अंदर एक बार मैग्नेट रखा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला यहां रखा है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो नॉर्थ पोल में से बाहर निकलेगी और घूम के साउथ पोल में एंटर होगी, नॉर्थ में से बाहर निकलेगी घूम के साउथ पोल में एंटर होगी, नॉर्थ में से बाहर निकलेगी घूम के साउथ पोल में एंटर होगी। इसी तरह का सिचुएशन बनेगा। तो जब वो नॉर्थ में से बाहर निकल रही है, इट इज लीविंग द सरफेस, क्लोज सरफेस को लीव कर रही है, और जब साउथ में वापस जा रही है तो इट इज एंटरिंग द सरफेस। तो बच्चों जितनी नंबर ऑफ लाइंस लीव की उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस एंटर भी कर गई। ये भाषा याद आ रही होगी फ्लक्स थियरी से कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस लीव कर रही हैं उतनी एंटर भी कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स जीरो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो नहीं होता था बिकॉज वो क्लोज लूप्स नहीं बनाती थी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड कर्व बनाती है हमेशा, क्लोज लूप बनाती है हमेशा, तो जब वो एग्जिट करेगी तो उसको घूमकर वापस से एंटर भी करना है, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस लीविंग will be equal to the number of lines entering, and that's why the magnetic flux through a closed surface is always zero। केवल closed surface की बात कर रहा हूं बच्चों। तो number of lines leaving is equal to the number entering। ठीक है, जितनी लाइंस लीव कर रही हैं उतनी ही लाइंस एंटर भी कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाई इस लॉजिक से आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फाई नेट जो है, वो जीरो ही रह गया फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसको कहा जाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। दिस इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चार्ज एनक्लोज कितना है उस पर डिपेंड करता था, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं करता। और कब की बात कर रहा हूं मैं? क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं। नॉर्मल शीट्स में से फ्लक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो EMI नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो अभी नहीं चाहिए अपने को। सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है बच्चों कि अगर एक सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं और आप एक क्लोज सरफेस कंसिडर करें जिसको पहले आप गॉसियन सरफेस बोलते थे, तो ऐसा क्लोज सरफेस इमेजिन कर लो, अंदर मैग्नेट रख दो, तो जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लीव भी कर रही हैं, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का हमेशा जीरो हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन के रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसको गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, सो गाइस ये अपना पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो अपन ने आज फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो बात करेंगे अबाउट एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके फॉर्मूलाज, वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल से काफी कुछ मैच करेगा। एक बार मैग्नेट को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, किस तरह का उसका मोशन वगैरह होता है, वो सब एनालाइज करना है। तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट है। एंड आई वुड एडवाइज कि अगले लेक्चर को देखने से पहले आप इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिक्स एक बार रिवाइज कर लें कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड फॉर्मूला क्या होता था एक्सिस पे, इक्वेटर पे।
फिर इलेक्ट्रिक डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता था, पीई साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट, ये ना वो सब एक बार रिवाइज करके रखो, तो आराम से बड़े मजे से आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वहीं से कोरिलेट करके पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां तक पूरा फिनिश कर लेंगे। नोट्स का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इन केस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को ऑफकोर्स लाइक करें अगर आपको पसंद आया, एंड डेफिनेटली गाइज नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के थ्योरी से अपन आगे फिर दोबारा मिलते हैं। राइट, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।